नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में पूरा आज का एक्शन और साथ ही कल के लिए कहां रखे अब आप स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं और साथ ही एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी के अविनाश गोरक्षकर से भी करेंगे बातचीत। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। बाजार आज दमदार तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 650 अंकों से ज्यादा बढ़कर करीब 59,700 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 174 अंक चढ़कर 17,800 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 11 महीने की ऊंचाई पर 750 अंकों की तेजी के साथ आज हुआ बंद। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में तेजी की वजह को हम कैसे समझें। भारतीय बाजारों में आज हफ्ते की एक्सपायरी के दिन दिखा जबरदस्त एक्शन। दुनिया भर के बाजारों से दमदार संकेत। अमेरिका में कल रही बेहतरीन तेजी। 7 दिनों तक नैस्डैक गिरने के बाद और 7 दिनों में से 6 दिन डाउ के गिरने के बाद आज रिकवरी जो आई, कल देर रात जो रिकवरी आई उसका फायदा आज भारतीय बाजारों ने दम लगाकर उठाया। सुबह गैप से खुले और खुलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और दिन की ऊंचाइयों पर 17,800 के पास जाकर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 17,760 की क्लोजिंग के लिहाज से एक अड़चन मानी जा रही थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। और बैंक निफ्टी तो ओहो निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत। और यहाँ तो न सिर्फ 40,000 का लेवल हमने पार किया, बल्कि 40,250 तक पहुँचे और 40,200 के आसपास शानदार 750 पॉइंट के उछाल के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। लगभग 2% की तेजी। तो बैंक निफ्टी की तरफ से जबरदस्त लीडरशिप है, अच्छी खरीदारी होती दिखी है। निफ्टी की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो एक्शन भरपूर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन है। कैश मार्केट के शेयर काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। लगभग सारे सेक्टर हरे निशान में। जो पिटे हुए सेक्टर्स हैं वो भी आज दौड़ लगाते दिखे, जिसमें आईटी, फार्मा और मेटल आप रख सकते हैं। और बाकी जो मजबूत शेयर सेक्टर्स हैं, सीमेंट, ऑटो, बैंक्स, वो तो तेजी में थे ही। तो यानी कि कह सकते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत ही शानदार ट्रेड और एक बड़े ब्रेकआउट की जो तलाश भारतीय बाजारों को काफी दिनों से हो रही है, रेंज बाउंड जो बाजार है उसके पहले संकेत आज निफ्टी से आते दिखे। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी दे ही चुका है कि मजबूत है और 39,800 की प्रीवियस जो बड़ी क्लोजिंग थी उसके ऊपर आज 400 पॉइंट ऊपर अगर आज बंद होता है तो एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत, लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ने के संकेत बैंक निफ्टी से भी आते हुए दिखे। आइए आज के मेहमान का रुख कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है। अविनाश जी, बाजार ने तो बेहतरीन दम दिखाया आज, काफी शानदार तेजी हमने आज बाजार में देखी है। क्या समझे इस तेजी को देखकर, क्या संकेत मिलते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज के बाजार में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो क्रूड की गिरावट थी। क्रूड करीबन 9-10% से गिरा है और ये मार्केट्स को एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो गया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का क्रूड का मूवमेंट गिरा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ये भी अनुमान लगा रही है कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाले दिनों में कम रहेगा अगर क्रूड और भी नरमी दिखाता है। दूसरी बात, आज एफआईएस की बाइंग वापस अच्छी तरह से आई है, तो मेरे ख्याल से दोनों फैक्टर्स मार्केट्स में प्ले आउट हो चुके हैं। और जैसे अनिल जी ने कहा कि कैश मार्केट में काफी ऐसे मिड कैप कंपनीज है जहां पे अच्छी खासी अपसाइड आज हमने देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी काफी पॉजिटिव था। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स की जो बढ़त है वो अभी बरकरार है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में होपफुली अगर एफआई के फ्लोज पॉजिटिव रहते हैं तो आपको डेफिनेटली और भी थोड़ी बढ़त आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा। ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ही बात करते हैं। और किसी को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी हो तो कौन से स्टॉक पर आप खरीदारी की सलाह देंगे? इनफैक्ट स्वाति, जो स्टॉक हमको पसंद है आज वो बेसिकली एक बहुत ही वेल नोन पैकेजिंग कंपनी है जिसका नाम है गरवारे हाईटेक। ये कंपनी बेसिकली जैसे सभी को पता है कि स्पेशलाइज्ड फिल्म्स बनाती है, जैसे कि सन कंट्रोल फिल्म और काफ़ी ऐसे फिल्म बनाती है जो ऑटोमोटिव सेक्टर, पैकेजिंग सेक्टर के लिए काम में आती है।
कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करीबन 1300 करोड़ के रेवेन्यू पे लास्ट ईयर करीबन 160 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। और इस कंपनी ने अभी एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो बहुत तेज़ी से बिकने वाला है। ये बेसिकली ऐसा एक फ़िल्म बनाने वाले हैं जिससे कोई डेंट या कोई भी गाड़ी को नुकसान अगर होता है तो वो होगा नहीं। तो ये अभी टेस्टिंग फेज़ में अभी थोड़ी-सी मार्केटिंग इसकी चल रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले साल, डेढ़ साल में इसकी बढ़त काफ़ी बढ़ेगी। ओवरऑल कंपनी करीबन 170-180 करोड़ का प्रॉफिट इस साल रिकॉर्ड करेगी और यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल की कीमतें अगर गिरती है तो इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स पे इनका काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। तो एक तो क्रूड ऑयल का अगर कीमत कम होती है, प्लस अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है तो इनके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आराम से कम 950 साढ़े 900 का टारगेट प्राइस अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसको डेफिनिटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए गरवारे हाईटेक में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवालों का सिलसिला। हमारे पास पहला सवाल आ रहा है व्हाट्सएप पर। गोपाल व्यास जी पूछ रहे हैं सवाल इंदौर से। बीपीसीएल पर इनका सवाल है। 300 शेयर है इनके पास जिस पर इनकी खरीद है 305 की। और आज तो क्रूड काफी ज्यादा खबरों में रहा, क्योंकि क्रूड में कच्चे तेल में पिछले 7 महीने के निचले स्तर पर वो लुढ़का है और जिसकी वजह से तेल मार्केटिंग शेयर काफी ज्यादा उछले। इन्हें 10,000 के ऊपर मुनाफा भी हो रहा है बीपीसीएल में। क्या सलाह देंगे की? स्वाति, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बीपीसीएल में आज जैसे आपने कहा कि क्रूड की कीमत कम होने से एक बहुत अच्छी तेजी सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमने देखी है। बीपीसीएल में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और होपफुली अगर क्रूड $75-80 तक आता है तो और थोड़ी तेजी बीपीसीएल में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछला क्वार्टर इनके लिए काफी खराब था। जीआरएम्स काफी दबे हुए थे। मेरे ख्याल से दूसरा क्वार्टर भी फंडामेंटली अगर कहे तो इन्वेंट्री लॉसेस कंपनी को हो सकते हैं। तो अगर इनको चाहिए तो थोड़ा सा मुनाफा ये वसूल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी सेंटिमेंट के हिसाब से शेयर को रीरेट कर रही है, लेकिन जब दूसरे क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तब जो भी क्रूड का इम्पैक्ट है वो तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। तो इनका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो थोड़ा सा पैसा बुक कर लीजिए, क्योंकि दूसरे तिमाही के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्टॉक में नरमी आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड अगर गिरता है तो इसमें अच्छी तेजी वापस बनेगी। ओके, तो बीपीसीएल में कुछ मुनाफा वसूलने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जालंधर से अजय भंडारी जी का कॉल है इस वक्त। अजय जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर आप सवाल पूछेंगे? नमस्कार मैम, मेरे पास बंधन बैंक है 310 के भाव पर 700 शेयर। उसमें क्या करना चाहिए अभी? आपका नजरिया क्या है इस पर? लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टर्म के लिए है जी। 5 साल 7 साल 10 साल रख सकता हूँ कोई मुझे। लॉन्ग टर्म के लिए बंधन बैंक। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया बंधन बैंक पर। हालांकि बैंकिंग स्पेस में आज जबरदस्त हमने उछाल देखा, जरूर देखा, पर इनको नुकसान है अभी। पर लॉन्ग टर्म के लिए बंधन बैंक में स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए इनकी? स्वाति, यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हालांकि बंधन बैंक ने पिछले 3-4 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे नहीं दिखाए, लेकिन पहला क्वार्टर इनके लिए काफी अच्छा था और माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अभी ये काफी जोर से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनका नजरिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो मेरे ख्याल से अभी भी निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये साल डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहना चाहिए। प्लस जिस प्रकार से भी इंटरेस्ट रेट की साइकिल अपटिक पे हो गई है तो इनको डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में काफी फायदा होगा। इन्होंने जीआईसी हाउसिंग जो एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी थी वो उनका एक्विजिशन करके इसमें मर्ज किया था। तो डेफिनेटली अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करे, थोड़ा सा समय दे दे, क्योंकि इसमें डेफिनेटली अपसाइड थोड़े समय के बाद आएगी। ओके, बंधन बैंक बने रहने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। सूरत से प्रतीक जैन इस वक्त हमारे साथ है। प्रतीक जी, वेलकम। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैम, मैंने इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज के 60 शेयर्स लिए हैं 670 के रेट से। तो क्या करना चाहिए अभी? उसका कुछ भाव मतलब 640 चल रहा है। मैं करना चाहेंगे? रख सकता हूँ, उससे नहीं रख सकता? लॉन्ग टर्म का नजरिया इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज पर। कुछ नुकसान इन्हें अभी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए, पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोबीन्स डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन स्वाति, जैसे हमने पहले भी आपके शो पे कहा था कि आईटी सेक्टर में कम से कम 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि यूएस यूरोप में धंधा काफी डिफिकल्ट तरीके से इंडियन कंपनी
कंपनीज को मिलने वाला है। यूरोप में तो रिसेशन की बातें चल रही है, तो नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कटाई आपको मार्जिन में देखने को मिले, लेकिन अगर नजरिया 12 से 18 महीना है तो ये डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है और अपने फील्ड में एक माहिर प्लेयर है, लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, बने रहे इन्फोबीन्स लंबी अवधि के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं बेंगलुरु से अमित कुमार। अमित जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मैम, मेरा एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज का 182 शेयर्स है। मई मंथ में लिया था और अभी ये लॉस में जा रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए इसको? 303.13 खरीद है आपकी और अभी तो हाल फिलहाल में लिया आपने, कुछ नुकसान जरूर है। नजरिया क्या रखा है आपने इसमें? मैम ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए रखा था, 3 महीने का सोच के। 3 महीने का सोच के मई में लिया तो ऑलरेडी 3-4 महीने तो आपको हो ही गए हैं इसमें, फिलहाल नुकसान में है। क्या करें एडवांस एंजाइम में ये अविनाश जी? इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्वाति इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की प्रोडक्ट जो है एंजाइम्स, जहाँ पे ये मार्केट लीडर है डोमेस्टिक मार्केट में, ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स यूरोप को होते हैं, यूएस को होते हैं, और जिस प्रकार की तकलीफ अभी यूरोप में हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए एक्सपोर्ट फ्रंट पे काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो कोई दूसरी कंपनी में ये निवेश कर सकते हैं, जैसे कि फेडरल बैंक है, उसके बाद ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो यहाँ पे निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनका जो लॉस है वो अगले 6 से 12 महीने में ये रिकवर कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो एग्जिट करने की सलाह एडवांस एंजाइम में आपके लिए आ रही है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास दिल्ली से देवेंद्र खुराना है। देवेंद्र जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, बताइए सर, सवाल क्या है आपका, कौन से स्टॉक पर? चलिए, इनसे बात नहीं हो पा रही। इक्विटास होल्डिंग इनका शेयर है देवेंद्र जी का, जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन भी भेजी थी। 209 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 135 रुपए 50 पैसे की। इक्विटास होल्डिंग में क्या राय देंगे अविनाश जी? क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ये? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इक्विटास होल्डिंग में इक्विटास बैंक का मर्जर होने वाला है और ये प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है। हमको लग रहा है कि इनका नजरिया अगर कम से कम साल भर का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग और थोड़ा वैल्यू इनको आगे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो अभी थोड़े से रिकवर हो रहे हैं, बैंकिंग साइकिल अभी अच्छे स्टेज में है, तो डेफिनेटली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के अगर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली इक्विटास होल्डिंग वालों शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन कम से कम 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। ओके, 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखें, इक्विटास होल्डिंग्स पर बने रहें। अगले सवाल पर जाते हैं। मुंबई से रोहित भोगल हमारे साथ है। रोहित जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम मेरे पास शेफलर इंडिया के 20 शेयर है 2200 के भाव पर। मैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। अच्छी कंपनी है मैम। शेफलर इंडिया पर लंबी अवधि का नजरिया, फिलहाल 26,000 तक का मुनाफा इन्हें हो रहा है। क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए शेफलर इंडिया में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, ये कंपनी बेरिंग्स बनाती है और काफ़ी बड़ी फ्रंटलाइन कंपनी है। इनफैक्ट इनका पहला नाम फैग इंडिया था, जर्मन कोलैबोरेटर है और इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि अगले साल 1.5 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो यहाँ से भी अगर चाहे तो 20-25% की अपसाइड पॉसिबल है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जिस प्रकार की अभी ग्रोथ ऑटोमोटिव सेक्टर में हमको दिख रही है कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद ट्रैक्टर्स में बढ़त हो रही है, तो ये सारे सेगमेंट्स को ये कंपनी अपने बेरिंग सप्लाई करती है, तो डेफिनेटली आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बढ़िया है। ओके, शेफलर इंडिया बने रहें, सलाह रही है अविनाश गोरक्षकर की। अगला सवाल लेते हैं। नवी मुंबई से संतोष शनावड़े पूछ रहे हैं। अमारा राजा बैटरी पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 658 की। अमारा राजा बैटरी, क्या सलाह देंगे इन्हें करने की? क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं इस पे अविनाश?
यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए बैटरी मार्केट एक डिओपोली मार्केट है, एक्साइड और अमरा राजा दो ही प्लेयर्स है और मैं तो समझता हूँ कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूटा है। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव और टेलविंड इस कंपनी को है कि जिंक और लेड के प्राइसेस अभी काफी घटे हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जिंक और लेड होता है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव, टेलीकॉम सेक्टर, रेलवेज को ये केटर करती है। तो थोड़ा सा अगर ये इंतजार करे कम से कम 8 से 12 महीने, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी री-रेटिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और इसमें जरूर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, प्रोवाइडेड आप इसमें 8 टू 12 मंथ्स निवेशित रहिए। ओके, 8 से 12 महीने के लिए हमारा राजा में बने रहने की सलाह यहाँ पर आ रही है। चलिए अब एक और कॉलर से बात करते हैं। भोपाल से गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गोपाल जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? एक तो ल्यूपिन लेबोरेटरीज है। ल्यूपिन में हमारे पास 300 शेयर्स हैं 899 पर। हेलो, 890 पर। 899? हाँ, 890। और दूसरा जो है एक अरविंदो फार्मा है, तो इसमें क्या करें अभी, इसको क्या करना? नहीं, दोनों पर आपका व्यू क्या है? कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, इन्वेस्ट ही करके उसको करता हूँ, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। होल्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। ल्यूपिन में तो फिलहाल ये नुकसान में है, इस पर ये राय लेना चाहेंगे। और दूसरा ऑरो फार्मा, इस पर क्या सलाह देंगे लॉन्ग टर्म के लिए अविनाश जी? देखिए लुपिन में मुझे लग रहा है कि दिक्कतें कंपनी की खत्म नहीं हो चुकी है। इनफैक्ट पहले तिमाही भी काफी डिसअपॉइंटिंग आया है। पिछले साल भी कंपनी का मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली गिर चुका है। सबसे बड़ी बात यूएस मार्केट्स में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी एक्सपेक्टेशन से बिलो आया है। मेरे ख्याल से अगर आपको फार्मा कंपनी में अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा और सिप्ला जैसे शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे सन फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पे शायद रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा होगा। रही बात ऑरोबिंदो फार्मा की, तो ऑरोबिंदो फार्मा आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे यूएस मार्केट डोमिनेटेड वाली कंपनी है, प्लस इनकी थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग उनके एक आध डिवीजन से आने वाली है, तो यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा में बने रहे। ये भी मैं कहूंगा कि 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। लेकिन लुपिन से स्विच करके अगर आप सन फार्मा में एंटर करते हो तो मुझे लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में आपका थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो आपको भरपाई करने में मिल जाएगा। ओके, तो लुपिन से स्विच करके सन फार्मा में जाने की सलाह और ऑरो फार्मा बने रहे। ओके, अगला सवाल नागपुर से सोहेल जैन साहब हमें पूछ रहे हैं। सोहेल जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? पीएनबी है 33 के रेट से 100 शेयर्स से करीबन 1.5 साल हो गया है, इसे होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ कर दूं? और दूसरा है कि एसबीआई है 380 के भाव से 50 शेयर, उसे भी होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ कर दूं? अच्छा, दोनों पीएसयू शेयर आपके पास है, पीएनबी और एसबीआई। पीएनबी पे तो आपको हल्का मुनाफा है, एसबीआई पर क्या करें और पीएनबी पर क्या स्ट्रैटेजी रखें? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि ये काफी लकी इन्वेस्टर है कि पीएनबी इन्होंने खरीदने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा हो चुका है, लेकिन पीएनबी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अंडर परफॉर्म कर चुकी है। इनके नतीजे भी Q1 के काफी अच्छे नहीं थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाए और अगर हो सके तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, फेडरल बैंक जैसे मैंने पहले कहा, काफी अच्छा विकल्प है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इनको काफी अच्छा मिल सकता है। और रही बात एसबीआई की, तो ये कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लेवल पे इन्होंने एंट्री की है 370-380 में। यहाँ पे हमारा मानना है कि अगले 12-15 महीने के लिए ये 600 रुपया कंफर्टेबली क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे निवेश का जो टाइम होराइजन अगर ये पकड़ते हैं तो इनको अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स एकदम सुस्त, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे नैस्डैक और डाउ के फ्यूचर्स, यानी कि आज रात अमेरिका में किस तरह का कारोबार होगा उसका अंदाजा लगाना है मुश्किल काम। अगर मजबूती होती है तब तो बढ़िया, भारतीय बाजार कल और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगला पड़ाव जो अब बाजार के लिए छोटी सी रुकावट 17,850 के आसपास है और उसके बाद 17,950, 18,000 तक की यात्रा फिर एक आध दिन में ही निफ्टी करने की कोशिश कर सकता है अगर अमेरिका से संकेत अच्छे मिले तो। और अगर संकेत समझो अच्छे ना मिले, थोड़े कमजोर मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। 17,625 से 17,700 ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर होगी फिर से खरीदारी।
बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,200 पर हम बंद हुए। जो मजबूत सपोर्ट रेंज निकल कर आएगी वो है 39,600 से 39,800। इस रेंज में आने पर बैंक निफ्टी में दमदार खरीदारी होगी। हालांकि उसके पहले 40,000 भी अपने आप में एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन मजबूत सपोर्ट 39,600 से 39,800 है। छोटी रुकावट 40,500 के आसपास है और वहां से पार होने के बाद 40,825 से 40,875 ये होगा बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है। हो सकता है आज के बड़े उछाल के बाद इंडेक्स थोड़े से रेंज बाउंड रहे, अगर नीचे खुले तो गैप से नीचे खुलने के बाद खरीदारी भी आती दिखे, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कल भी भरपूर रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और आइए अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानते हैं। हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? कल ऑप्शन के जरिए 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। एक एलएनटी के अंदर 1980 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 45 से 50 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर का इन्फोसिस में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 1480 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 28 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट 44 रुपए से लेके 50 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी है कल के लिए। धन्यवाद करेंगे सुमित जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताने के लिए। और हफ्ते भर का नजरिया कौन से स्टॉक में रखें, अविनाश जी आपसे समझेंगे। स्वाति, हमको आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद है करंट प्राइस पे। हमको लग रहा है कि 925 930 का आपको टारगेट 8 से 10 दिन में मिल सकता है और स्टॉप लॉस 885 रखिए। डेफिनेटली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव है, बट 8 से 10 दिन के लिए रिस्क रिवॉर्ड करना है तो ये शेयर में जरूर पोजीशन आप ले सकते हो। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह आ रही है हफ्ते भर के नजरिए के लिए। अविनाश गोरक्षकर की तरफ से बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।